ओके, ध्यान रखेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम बताया था। क्या बताया था? लाइन स्पेक्ट्रम। और उसके अंदर आपको बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की सीरीज होती है। तो 5 सीरीज अपने को याद रखना है। कौन कौन सी? पहले वो नाम याद करो टेबल में जो लाइन वाइज नाम दिया हुआ है। लाइन वाइज नाम याद होना चाहिए। लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, फंड। पी साइलेंट है वहां पर, याद रहेगा। लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, फंड। और एक सिक्स्थ भी बताया था मैंने, हमफ्री, लेकिन वो अपने को नहीं पढ़ना है, छठा भी होता है इसके अंदर। ए क्या नाम लाइन वाइज सभी बच्चों को याद है? अच्छा, यहां पर ना आप एक और फॉर्मूला लिख लेना इसके अलावा, ये जो लिखा हुआ है यहां पर, इसको हम लोग रिडबर्ग्स फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडबर्ग्स फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन लंगड़ा, 1 अपॉन लैम्डा। हाँ, ओके। आर एच लिख दो, इसको बोलते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। और जेड स्क्वायर, जेड आपका एटॉमिक नंबर है। क्या है? एटॉमिक नंबर। और 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, हाइड्रोजन के लिए अपन बात कर रहे हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू ये जो नंबर देख रहे हो आप, ठीक है। अगर मैं एसआई यूनिट में बात करूं तो दिस आर एच, और यू कैन राइट आर ओनली। क्या लिख सकते हो? सिर्फ आर भी लिख सकते हो। 1.097, ठीक है। और 10⁻⁷ मीटर इनवर्स होता है, मीटर इनवर्स एसआई में। जैसे सेंटीमीटर इनवर्स में दिया हुआ है ना, अगर मैं 0.5 पीछे लेता हूं तो 1.09, और ये राउंड ऑफ हो जाएगा ना 7, 1.097 10⁻⁵ आएगा, है ना। 10 पीछे लिया +5 आएगा, है ना। और 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होता है, तो हाँ 10⁻, 1.097 10⁻⁷। और को बता रहा हूं मैं। और 1.1 भी लिया जाता है उसको अप्रोक्सीमेट में, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है फिलहाल। सेंटी यानी अपना कितना होता है? -2। हाँ ठीक है, बराबर है। ठीक है। अगर बच्चों मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूंगा ना, किसमें? सेंटीमीटर में। आपको पता है 1 मीटर यानी कितना सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर यानी, ये सुनो पीछे बॉयज, आवाज नहीं चाहिए बिल्कुल भी, आवाज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपकी। मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया है, इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। यहां से ये वाला फॉर्मूला आप बताने वाला हूं मैं आपको, ठीक है। 1 अपॉन लैम्डा कौन होता है बताइए? लैम्डा कौन होता है? वेवलेंथ होता है, ठीक है। ये रिडबर्ग्स कांस्टेंट है। जेड कौन है? एटॉमिक नंबर। जैसे हाइड्रोजन की अगर बात हो रही तो जेड कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1, तो सिर्फ आपको यहां पर आर एच ही मिलेगा। और इसकी वैल्यू कितनी है? 1.097 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। लेकिन अगर सेंटीमीटर इनवर्स में बात करूंगा ना, तो ये 1.097 और 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, जो कि यहां लिखा हुआ है। अगर आप देखोगे 109677, मतलब पॉइंट यहां पर है ना। पॉइंट अगर मैं 5 पीछे ले लूंगा तो क्या हो जाएगा? पीछे लिया तो प्लस, 5 पीछे लिया, क्या हुआ?
हाँ हाँ, -2 के ऊपर पावर -1 है, सेंटीमीटर इनवर्स है। माइनस माइनस प्लस, +2 यानी 7 हो जाएगा। करके बताऊं? चलिए, ये सब बारीकी वाली चीज है, आपको जो है ना फॉर्मूला याद रखना है। आर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया 1.09, वैल्यू बताया 1.097 10⁻7 मीटर इनवर्स। ठीक है, ये ध्यान रखो क्या बोल रहा हूं। क्या आप कोई बता सकता है 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर होता है? कि 1 मीटर यानी कितना सेंटीमीटर? मैं मीटर से सेंटीमीटर में कर रहा हूं, 100। तो मैं इस मीटर की जगह पर क्या लिख सकता हूं? 10⁻2 सेंटीमीटर। उसके ऊपर क्या हो जाएगा? नहीं समझा? मैंने सिर्फ मीटर की जगह 10⁻2 सेंटीमीटर रखा। अब ये पावर के ऊपर पावर क्या करता है? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 10⁻², और ये सेंटीमीटर के ऊपर -1, और 10⁻, कितना हो गया? 7। समझ आया? 7 और -2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो जो आपको बात कर रहा है वो सेंटीमीटर इनवर्स में बात कर रहा है। 1.0977967 समथिंग दिया हुआ ना, कितना दिया हुआ है अपना? तो 1.097, सिर्फ इतना ही याद करा ना अपन। कितना आ जाएगा ये? 10⁻5 सेंटीमीटर इनवर्स। अंडरस्टूड? हो गया। और इसके अगर और भी डिजिट आप लिखोगे तो पॉइंट जो है हम लोग 5 आगे कर देंगे, तो वो नंबर से मैच हो जाएगा। इसको राउंड ऑफ कर दिया गया 4 डिजिट में। यहाँ कितना आ रहा है? वैसे 6 आ रहा है, फिर उसके बाद 7 आ रहा है, तो उसको राउंड ऑफ कर दिया 4। आइए समझ में आ गया। तो आर की वैल्यू अभी फिलहाल आप सेंटीमीटर इनवर्स वाला भी याद कर लीजिए जो जरूरत पड़ रही है, 1.097 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स। और मीटर इनवर्स में कैसे बोलेंगे? 1.097 10⁻7। SI वाला याद करना ज्यादा आसान है। 1.097 10⁻7, 1.097 10⁻7 मीटर इनवर्स। अच्छा, मीटर इनवर्स क्यों हो रहा है? देखो 1 यहाँ पर n1 स्क्वायर 1 n2 स्क्वायर है, ये है ना फॉर्मूला। इसका तो कोई यूनिट नहीं होता है, ये तो ऑर्बिट का नंबर है, पहला ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट। इसका यूनिट ये डिसाइड करेगा। ये लंगड़ा जो है वो लेंथ है, इसका यूनिट क्या होता है? मीटर। तो 1/मीटर क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो आर का यूनिट क्या हो गया? मीटर इनवर्स हो गया। तो मीटर इनवर्स क्यों हो गया ये समझ में आ गया। अच्छा, एक और बात, क्या आपको बच्चों याद है टाइम पीरियड का उल्टा कौन होता है? टाइम पीरियड का उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ दिस टाइम पीरियड इज व्हाट? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब एक्सप्लेन करा तब बताया था मैंने, डेफिनेशन भी बताया था। टाइम पीरियड का उल्टा क्या होता है? हाँ, नहीं, कौन है वेव नंबर? इधर इधर। टाइम पीरियड का उल्टा, हाँ, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, बराबर है? द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अभी मैं आपसे लंगड़ा का उल्टा पूछना चाह रहा हूं। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ क्या होता है? वेव नंबर। अब सही है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया अभी, वो क्या बताया? 1/λ आर जेड स्क्वायर, ऐसे बताया। n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। ये क्या न्यू बार के बराबर लिख सकता हूं मैं? अरे 1/ लंगड़ा वेव नंबर नहीं होता है। तो आपको टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है, और ये भी पूरा पूरा प्रॉपर नहीं दिया हुआ है। ये हाइड्रोजन के लिए बात कर रहा है, किसके लिए बात कर रहा है? ठीक है, अब आइए मैं आपको ये वाला फॉर्मूला जो टेक्स्ट बुक में गिवन है उसके लिए बात करता हूं। आपको जनरल फॉर्मूला पता होगा तभी आप सारे सीरीज के लिए लिख सकते हो। समझिएगा सभी बच्चे, पहले आप इस फॉर्मूले को एकदम बाय हार्ट कर लीजिए अच्छे से। क्या है? न्यू बार ही 1/λ, 1/λ न्यू बार यानी वेव नंबर के बराबर होता है, ये पहले ही पढ़ चुके हैं अपन। अच्छा, रिडबर्ग्स ने एक फॉर्मूला डिराइव किया यूजिंग जो अभी बोर पॉस्टुलेट हम लोग करने जा रहे हैं।
फॉर्मूला पहले ही दे दिया गया, लेकिन पोस्टुलेट का यूज करके इसने जो है ना इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। अब पोस्टुलेट्स क्या होता है अपन अभी बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक अपना वही बोर के, नील बोर का जो एजम्पशंस थे उसकी थियरी में, वो अपन बात करेंगे। तो ये फॉर्मूला दिया किसने था? रिडबर्ग्स। क्या बोलेंगे? रिडबर्ग्स। चलो रिडबर्ग्स फॉर्मूला बता दो फटाफट से। न्यू बार इज इक्वल टू, हाँ वो हर चीज नहीं लिखा है केमिस्ट्री के अंदर, इतना डिटेल में नहीं है, तो इसका जो डेरिवेशन है वो फिजिक्स के अंदर है। बोलो क्या है? न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ होता है, एंड विच इज इक्वल टू RH(Z) स्क्वायर ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2। अभी आप लोग इसमें कौन सा सिंबल क्या है उसको नोट कर लीजिए अच्छे से, जिनको नहीं पता है, जो पहली मर्तबा सिर्फ फॉर्मूला ही कर रहे हैं। तो आपको पता है दिस इज क्या? कुछ नया बोला इसने? सिंबल का नाम लैम्डा है, सिंबल का नाम लैम्डा, इसका सिंबल का नाम न्यू बार है, लेकिन किसका है ये वो लिखने का, वेवलेंथ का है। किसका है ये? वेवलेंथ। अच्छा ये सिंबल का नाम आर है, लेकिन ये किसका है? रिडबर्ग्स कांस्टेंट। ठीक है, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। जेड आपका कौन है बच्चों? एटॉमिक नंबर। N1 कौन है? हाँ आर, जेड का स्क्वायर है, आर अलग है जेड का स्क्वायर अलग है। आर आर का स्क्वायर नहीं है वो, जेड का स्क्वायर है सर। ये N1 कौन है? ये N1 है रे, मेरे को ही सिखा अभी तू। लोअर ऑर्बिट का नंबर है, और ये वाला N2 सब बताएंगे, टेंशन मत लो। ये देखो आपके पास ये दिस इज न्यूक्लियस, ये क्या है? किसी भी एटम का न्यूक्लियस हो सकता है। ये फर्स्ट ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट? बोले सर आधा ही क्यों बनाया है, पूरा अभी तो इतना ही बात कर रहे हैं अपन। ये कौन सा हो गया? सेकंड। कौन हो गया? थर्ड। तो ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू, n इज इक्वल टू 3। हमारे पास ना टोटल हम लोग एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताने के लिए, तू इधर आए, एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताने के लिए 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करते हैं। कितने? 4। ठीक है, 1 2 3 4 5। किसको? मेरे को बोल रहा है रे? ए सुनो, तो हमारे पास 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं, 4 क्वांटम नंबर होते हैं सॉरी, जिसमें से पहला क्वांटम नंबर आपका यही होता है। ठीक है, n इज इक्वल टू n बेसिकली। तो पहले ऑर्बिट में बात करेंगे तो n इज इक्वल टू, दूसरे ऑर्बिट में, ये तो किया है ना आपने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा होगा, तो इलेक्ट्रॉन फिल किया होगा पहले में, दूसरे में, तीसरे में। तो ये जो ऑर्बिट का नंबर होता है ना, ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब सारे क्वांटम नंबर में सबसे बड़ा नंबर है। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? जैसे स्कूल का प्रिंसिपल, हेड, नहीं आ रही बात समझ में? तो प्रिंसिपल वाला बात कर रहा हूं, PAL, हेड। तो 4 क्वांटम नंबर में वाला सबसे बड़ा क्वांटम नंबर है, इसलिए इसका नाम क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या नाम है इसका? नहीं आई बात समझ में? पहले ऑर्बिट का नंबर 1, दूसरे ऑर्बिट का 3 4 एंड सो ऑन। ये जो नंबर है इसको सिंबल स्मॉल n दिया जाता है, और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? स्मॉल n को। स्मॉल n को क्या बोलते हैं? अच्छा अब सुनो, इधर पे एक इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट ऑर्बिट में गोल घूम रहा था, फर्स्ट ऑर्बिट में इसको आपने एक एनर्जी दिया। क्या दिया इसको? हीट फॉर्म में एनर्जी दिया, हीट रेडिएशन फॉर्म में एनर्जी दिया। वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके
ये भाग जाएगा हायर ऑर्बिट में। कहां भाग गया? इधर भाग गया, तो एनर्जी मिला, ये सुपरमैन बन गया। नहीं आ रही बात समझ में? जैसे अभी आप ग्राउंड स्टेट पर हो, अब आपको ऊपर वाले ने कुछ पावर दे दिया और आप बन गए सुपरमैन। डायरेक्टली जमीन पे कहां रहते हैं फिर आप? आसमान में चले जाते हो। सेम ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी मिलती है तो वो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा और चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। आप भी तो एक्साइटेड हो जाएंगे, नहीं? एनर्जी मिली, इतनी बात समझ में आ गई क्या? पहले हायर ऑर्बिट में जाएगा, उसके बाद गोल घूमेगा, उसको मन करेगा तो। पहले एक्साइटेड स्टेट में गया। सुनो, इतना समझ आया? आगे सुनो। अगर तेरे को बात करना है, तेरे को हंसने का है, तेरे को बात करने का, घर जाने का, इधर पे मेरी बकवास सुनने आए हो ना, तो सुनो, अपनी बकवास में सुनाओ मेरे को। एनर्जी एब्जॉर्ब किया, किधर जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। अच्छा, एक्साइटेड में आप कितने देर तक रहते हो? थोड़े टाइम, वापस लौट के आओगे ना, मम्मी की याद आएगी, नहीं? अच्छा, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर से दोबारा किधर आएगा? नीचे आता है। तो एक्साइटेड स्टेट में 10⁻⁸ सेकंड तक रहता है। कितना? और उसके बाद फिर पलटता है वो। अरे एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो जाना ही पड़ेगा ना। नहीं आ रही बात समझ में? अभी तेरे को अगर कोई मैं जोक सुनाऊं तो हंसेगा ना, हे। उसके बाद डाउन वापस तो आना पड़ेगा तेरे को। नहीं, ऐसा तो नहीं ना भांग की गोली खा बस हंसते रहना पूरा। तो एक्साइटेड स्टेट में आप थोड़ी देर के लिए रहेंगे, उसके बाद वापस ग्राउंड स्टेट पे आएंगे। अच्छा, ये जाते वक्त एब्जॉर्ब करके गया, तो जब ये रिटर्न आएगा तो ये क्या करेगा? वो एनर्जी लूज करेगा, और वही एनर्जी आपका कौन है? फोटोन है। वो एनर्जी क्या होगा? फोटोन। तो इसका कुछ एनर्जी होगा जो कि प्लैंक्स क्वांटम थियरी के अकॉर्डिंग फोटोन का एनर्जी होता है एच न्यू। क्या होता है? एच न्यू। ऐसे ही हो सकता था आप, ये इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में नहीं, किधर चला जाता? फॉर एग्जांपल थर्ड पे चला जाता, तो थर्ड से रिटर्न आता तो और ज्यादा एनर्जी निकालता। जाते वक्त भी ज्यादा एनर्जी मिली होगी, तभी तो ज्यादा एक्साइटेड स्टेट में गया। तो जब रिटर्न आएगा तब भी ज्यादा निकालेगा। आ रही बात समझ में? अच्छा, तो हम इस एनर्जी, इस ये जो फोटोन निकल रहा है ना, ये कब निकलता है? जब रिटर्न आया करते हैं। आप हायर टू क्या आते हैं? लोअर आते हैं। तो अब आपको लोअर और हायर समझ में आ रहा है। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से सेकंड ऑर्बिट में चला। ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट होगा इसका। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो उसका ग्राउंड स्टेट हमेशा क्या होगा? फर्स्ट ऑर्बिट होगा। ये बात ध्यान रखना। फर्स्ट से चला गया सेकंड ऑर्बिट में, तो लोअर कौन हो गया? 1, और हायर कौन हो गया? 2 हो गया। कुछ आई बात समझ में? अच्छा, अब कहानी समझिए। कहानी कुछ ऐसी है, फॉर्मूला ये सब नोट किया जो भी मैंने बताया। अब आपको लोअर ऑर्बिट का नंबर और हायर ऑर्बिट का नंबर समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो हमारे पास ना ऐसे बहुत सारे फोटोन निकले। मैं एक काम करता हूं, नेक्स्ट इस पे बता रहा हूं। n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5। ऐसे और भी बना सकते हो आप। n is equal to 6। अब सुनो, आपको इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज या हाइड्रोजन में रहता है किधर पे? फर्स्ट ऑर्बिट में। तो फर्स्ट ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट है, न्यूक्लियस नहीं है उसका ग्राउंड स्टेट। फर्स्ट ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट है, तो इलेक्ट्रॉन रहता है यहां पर है, लेकिन वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके, फॉर एग्जांपल सुनो, फॉर एग्जांपल वो सेकंड में चला गया था। कहां से चला गया? और वहां से रिटर्न आता है। फॉर एग्जांपल वो थर्ड में चला गया और थर्ड से रिटर्न आता है, लेकिन आ कहां रहा है? 1 पे आ रहा है। अभी रुकना, अभी रुक। अगर वो आ रहा है 1 पर, कहां आ रहा है? 1 पर आ रहा है। सेकंड से आ सकता है, थर्ड से आ सकता है, फोर्थ से आ सकता है, एंड सो ऑन, इन्फिनिटी से आ सकता है। समझ आ रहा है? इन्फिनिटी से आ रहा है मतलब आपने बाहर से कहीं इलेक्ट्रॉन, उससे इन्फिनिटी बोले तो अंधेरी वाला इन्फिनिटी या बोरीवली वाला नहीं, मलाड वाला, मलाड वाला, सॉरी।
तो वो वाला नहीं, इन्फिनिटी बोले तो एक एटम के लिए ना इतना थोड़ा सा डिस्टेंस भी इन्फिनाइट हो जाएगा। एक मुंगी के लिए बात करूं अगर, तो वो दरवाजा का डिस्टेंस उसके लिए इन्फिनाइट डिस्टेंस हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? तो एक एटम जो दिखाई नहीं देता है हमारे को, है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो कहां से दिखाई देगा? उस इलेक्ट्रॉन के लिए इतना सा डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। तो अब इतनी दूरी से भी अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हो मतलब इन्फिनिटी से ऐड करवा रहे हो। अब सुनिए, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, 3, ऐसे 2 से 1 पर आया, 3 से 1 पर आया, 4 से 1 पे आया, 5 से 1 पे आया। इन सारे केस में क्या करेगा? फोटोन निकाले, फोटोन निकाले, फोटोन निकाले, फोटोन निकाले, फोटोन निकाले। क्या निकालेगा? सबका कुछ ना कुछ एनर्जी होगा। आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा? अगर मैं ये 5 लाइन में अगर आपसे बोलूं तो फिफ्थ वाले का, क्योंकि इसका एनर्जी डिफरेंस क्या रहेगा? सबसे ज्यादा रहेगा। भाई एनर्जी के बारे में भी आगे चल के बात करेंगे। सबसे ज्यादा एनर्जी ये वाले ट्रांजिशन में निकालेगा ये 5 to 1 इनके कंपैरिजन में। अगर मैं सबके कंपैरिजन में निकालूं तो इन्फिनिटी टू 1 वाले में सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। कौन से वाले में? इन्फिनिटी टू 1 में, उसमें एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, E इज इक्वल टू फॉर्मूला मेरे पास है बच्चों एच न्यू। और अगर आपको याद होगा ये एच प्लांक्स कांस्टेंट है, फोटोन एनर्जी। दिस न्यू इज, अभी बात किया, ये न्यू बार वेव नंबर था, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। क्या आपको पता है इस न्यू का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था सी बाय लंगड़ा, लैम्डा। लंगड़ा मत बोल देना कॉलेज में अपने, लैम्डा। न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। आप मुझे बताओ इसका और फ्रीक्वेंसी के क्या रिलेशन है? डायरेक्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं ये 5 ट्रांजिशन में सबसे ज्यादा एनर्जी किसका है? 5 to 1 वाला, 5 to 5वें से अगर एक पर इलेक्ट्रॉन आएगा सबसे ज्यादा एनर्जी निकालेगा। अच्छा, मैं अगर अब इन पांचों में पूछूं फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसका होगा? अरे भाई एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट है। जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा, उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? क्या रिले, सामने सामने ना, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, डायरेक्ट रिलेशन। कैसा रिलेशन है ये? तो अगर एनर्जी ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी। अच्छा, अब आप लेमडा के साथ रिलेशन बताओ। इनवर्स रिलेशन है। मैं अगर आपसे ये सवाल पूछूं ये पांचों ट्रांजिशन में सबसे कम वेवलेंथ किसका है? सबसे कम वेवलेंथ किसका है? 6। अच्छा 5 to 1 नहीं, सॉरी 6 to 1 वाला। हाँ 5 to 1 बोल रहे थे आप लोग, मैं बोला 5 to 1, तुम लोग बोले तो मैं बोला। शाने बन रहे हो ना बेटा, बताऊंगा बताऊंगा मैं, पकड़ में आ जाओ जिस दिन। 6 to 1, 6 to 1 वाले में एनर्जी सबसे ज्यादा, फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा। और वेवलेंथ क्या होगा उधर पे? एनर्जी और वेवलेंथ में रिलेशन है इनवर्स, एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ। आई बात समझ में? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं लेमडा सबसे ज्यादा किस में होगा? 2 to 1 वाला। कौन सा वाला? क्यों 2 to 1? एनर्जी कम रहेगी, एनर्जी डिफरेंस क्या होगा? कम एनर्जी वाला ने फोटोन निकालेगा, फ्रीक्वेंसी भी कम रहेगी, लेकिन लंगड़ा क्या होगा यहाँ पर? ज्यादा रहेगा। आई बात समझ में? ये बात आपको फील आना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर जितने भी फोटोन निकलेंगे ना आपके, जितने भी फोटोन निकलेंगे हर एक का कुछ ना कुछ क्या होगा? वेवलेंथ होगा। और हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है पूरा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ठीक है, जिसको फिजिक्स में एक चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले क्लास 11th में ही। और मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम बताया था। नहीं, एक्सरे, गामा रे, एक्सरे। हाँ, नाना, रुक जाओ तुम्हारे नाना बताता हूँ, रुको। ये चाय वाले तेरी आवाज नहीं निकलना चाहिए। हाँ? अक्सर दिल तुम्हें याद करता है।
अरे हले, ए हले, इसके नीचे गया। हाँ लेकिन स्पेक्ट्रम इधर नहीं है ना रे भाई, ये रहा स्पेक्ट्रम, दिस इज द स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक में देखो यहाँ पर जो है ना आपका ये लॉन्ग रेडियो वेव्स है, रेडियो वेव्स है। फिर ये भी रेडियो वेव है, एफएम और एएम। एफएम सुनते हो ना आप, एफएम, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव ओवन मालूम है, माइक्रोवेव से गर्म होता है खाना, देखा हुआ है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जिससे खाना गर्म होता है। ठीक है, ये आईआर है, इंफ्रारेड, और ये कौन है, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे, और ये गामा रे। तो ये मेरे पास जो है ना पूरा एक, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का स्पेक्ट्रम है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ है। ये कम वेवलेंथ वाला है, ये क्या है, ये उससे ज्यादा वाला है, ये उससे ज्यादा, और ये जो कलर वाला देख रहे हो ये विजिबल लाइट है आपका, विप की ओर जो पढ़ते हो आप, विप की ओर विजिबल लाइट नहीं पढ़ते हो आप, वो विप की ओर वो वाला। उसके बाद आईआर, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव शुरू हो जाता। तो सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, गामा रे, किसका होता है, उसके बाद एक्सरे होता है, समझ आ रहा है, एंड सो ऑन, फिर बढ़ते चले जाता है। यूवी है, फिर आईआर, इंफ्रारेड, रिमोट में नहीं बताया था, रिमोट में, हाँ रिमोट में नहीं बताया था, कैमरा में दिखा के। ठीक है, यूवी, आईआर, विजिबल है, फिर आईआर है, फिर माइक्रोवेव है, फिर रेडियो वेव्स है यहां से। ठीक है, अच्छा आप सुनेंगे सब सभी बच्चे। तो ये वेवलेंथ के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया, कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, एंड सो ऑन। अब सुनिए, हम लोग जो बात करने वाले हैं, जो हम लोग सीरीज बात करने हैं, वहां पर अपन बात करने वाले हैं यूवी। कौन सी बात करने वाले, यूवी बात करने वाले हैं, और ये विजिबल, और देन उसके बाद कौन, आईआर, इतना ही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला जो लाइमन सीरीज होता है, लाइमन बाल्मर ऐसे पढ़ा हुआ है ना आपने, तो ये अभी पहले सीरीज देख लो आप। पहला क्या है, यूवी है, कम वेवलेंथ वाला, फिर उससे ज्यादा कौन है, ये वाला विजिबल, कौन है ये, फिर उससे ज्यादा कौन है, आईआर, इतना याद कर लो आप, इतना ही अपना काम का है अभी फिलहाल। अल्ट्रा वायलेट, यूवी बोले तो अल्ट्रा वायलेट, फिर उसके बाद कौन है, विजिबल, तो विजिबल लाइट हम लोग देख सकते हैं वेब की ओर, उसके बाद आईआर, इंफ्रारेड। क्लियर है, सबसे कम वेवलेंथ किसका है, यूवी का, विजिबल वाले का उससे ज्यादा है। ठीक है, फिर आईआर वाले का उससे ज्यादा है। आई बात समझ में, अच्छा अब सुनो, इधर आ जाते हैं। ये जितने भी ट्रांजिशन हो रहे हैं ये क्या निकालेंगे अपने अंदर से, फोटोन निकालेंगे, उनका एनर्जी होगा और उनका वेवलेंथ भी होगा, वेवलेंथ लेकिन कम होगा ना। ये वाला हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितने भी फोटोन है उनका वेवलेंथ यूवी रीजन में आता है, किधर आता है, यूवी रीजन में। और ये वाला मेरा सीरीज क्या कहलाता है, जो जो साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया ना इस सारे वेवलेंथ को, ये लाइमन है। कौन है, तो इसलिए लाइमन उसके साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से सीरीज का नाम क्या पड़ गया, लाइमन सीरीज। क्या नाम पड़ गया, तो इनको स्टडी किया था लाइमन ने, इसलिए लाइमन सीरीज। अच्छा अब आगे सुनो, अगर इलेक्ट्रॉन एनी हायर ऑर्बिट से, ये वाला मेरा कितना नंबर वाला है, 2 नंबर वाला है, तो अगर ये 3 से 2 आता है, 4 से 2, 5 से 2, समझ आ रहा है, तो आ कहां रहा है, 2 पे आ रहा है, तो 2 पे आ रहा है, ये वाला आपका आने वाला है विजिबल, कौन सा वाला, विजिबल रीजन में, विजिबल रीजन। कौन से साइंटिस्ट ने स्टडी किया था, बाल्मर ने, तो इसको बाल्मर सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, बाल्मर सीरीज। ध्यान रहेगा, एनी हायर ऑर्बिट टू इलेक्ट्रॉन कहां आता है, अगर दूसरे में आता है तो कौन सा सीरीज आ जाएगा वो, और वो विजिबल रीजन आता है। इसके बाद आ जाओ थर्ड पे, चौथे से तीसरे पर आता है, पांचवे से, और एनी हायर टू दिस, ये आपका आईआर रीजन में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आईआर रीजन में, नियर आईआर बोलते हैं, आईआर, इसके बाद वाले सब आईआर होते हैं, इसके बाद वाले क्या होते हैं, सब आईआर होते हैं। लेकिन ये नाम आपका साइंटिस्ट ये वाला किसने स्टडी किया था, पैशन ने, पैशन। उसके बाद ठीक है, उसके बाद कौन होगा, ब्रैकेट, ये भी आईआर होगा। ठीक है, उसके बाद ठीक है, इसको फंड पढ़ेंगे सिर्फ, हाँ पी से लिखेंगे लेकिन
पी साइलेंट हो जाए, जैसे साइकोलॉजी में पी साइलेंट होता है, उसी तरीके से फंड में भी पी साइलेंट होता है। एक कुछ आई बात समझ में? ये जो 5 सीरीज है आपको कहां से समझ में आ रही है, क्या हो रहा है इसके अंदर, क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाता है, उसके बाद वापस पलटता है। अगर ये पहले ऑर्बिट में आता है, कहीं भी हायर ऑर्बिट से कहां आता है, पहले ऑर्बिट में आता है, जो जो फोटोन निकालेगा उसका वेवलेंथ कौन सी सीरीज में आएगा? नहीं, सीरीज कौन सी आएगी? लाइमन सीरीज में। रीजन पूछूंगा तो यूवी रीजन में आएगा। नहीं आई बात समझ में? कैसे आंसर करना है? रीजन, यूवी रीजन। सीरीज का नाम क्या है? क्यों लाइमन? क्योंकि इसको स्टडी किसने किया था? अगर इलेक्ट्रॉन एनी हायर ऑर्बिट से सेकंड में आता है, सेकंड में आता है, तो बाल्मर सीरीज हो जाएगी, और रीजन विजिबल रीजन आ जाएगा। एनी हायर ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, एनी हायर टू थर्ड आता है तो पैशन सीरीज, आई आर। रीजन क्या हो जाएगा? उसके बाद के सभी आईआर है, लेकिन आपको साइंटिस्ट के नाम याद रखना है और उसकी सीरीज का नाम याद रखना है। फोर्थ में आएगा तो ब्रैकेट, और फिफ्थ में आएगा तो कुछ आई बात समझ में? अब आगे सुनो, ये सब कहानी आपको इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ यहां पर, हाँ आपको समझना पड़ेगा, लेकिन इसको टेबल में वही तो दिया हुआ है। आ जाओ टेबल में थोड़ा सा बात कर लेता हूं अभी मैं। आना तो यहीं पड़ेगा मेरे को, फिजिक्स है सारा। ओके सुनो, ये देख रहे हो टेबल, अभी ये टेबल आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। दोबारा पढ़ाऊंगा 12th में फिर से। लाइमन बाल्मर लाइन से पता हो गया। लोअर ऑर्बिट कौन होता है लाइमन के लिए? 1, बाल्मर के लिए 2, 3, 4 एंड 5। अच्छा, अगर लोअर ऑर्बिट 1 है तो हायर क्या होगा? इससे एक ज्यादा रहेगा, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। लोअर ऑर्बिट 2 है तो हायर वाला उससे ज्यादा होगा, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। 3 है तो 4 है तो ये फिक्स रहता है, ये चेंज हो सकता है, लेकिन उसके क्या होगा? हायर होगा। ओके, आपको पता है ये वाला कौन सा? यूवी रीजन, ये वाला विजिबल, और बाकी सब खत्म हो गई कहानी। कोई दाऊद भाई, ये टेबल समझ में आ रहा होगा कैसे बना हुआ है, क्या है इसके अंदर? अच्छा, इसमें मैं और भी चीज बता रहा हूं, जरा उसको नोट करिएगा। हाँ, टेक्स्ट बुक में गिवन नहीं है ये सब चीज। आपको ये फॉर्मूला तो पता है अभी, 1/λ या न्यू बार। आपने आर एच फॉर हाइड्रोजन लिख रहा हूं मैं बच्चों, किसके लिए बात कर रहा हूं मैं? तो Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 ना, तो सिर्फ आर एच फॉर्मूला बनेगा, समझ रहे हो? Z कहां चला गया? 1 का स्क्वायर, हाँ Z कितना? 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, समझ रहे हो? क्या ये फॉर्मूला बन जाएगा बताओ? अब इस फॉर्मूले को मुझे अलग अलग सीरीज के लिए लिखना है। फॉर लाइमन, फॉर लाइमन, लाइमन के लिए क्या फिक्स्ड होगा? N1 1 होगा। N1 क्या होगा? तो आपका ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? न्यू बार इज इक्वल टू, या 1/λ इज इक्वल टू आर एच 1/1 स्क्वायर माइनस 1 नहीं, N2 ही रखो उसको, वो तो कुछ भी हो सकता है ना, 2, 3, 4, 5, लेकिन ये फिक्स रहेगा। तो लाइमन के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला बन गया, आपको ध्यान रखना है लाइमन के लिए फिक्स रहेगा। ओके, फॉर बाल्मर, बोलो बच्चों, न्यू बार 1/लंगड़ा आर एच, या सिर्फ आर भी लिख सकते हो आप। बाल्मर के लिए आपका N1 कितना होता है? तो 2 स्क्वायर। कुछ कहानी समझ आई? फॉर पैशन,
पैशन के बाद कौन आएगा? ब्रैकेट, डबल टी है ना ब्रैकेट में, तो क्यों बोल रहे हैं? n1 इसके लिए 4 होता है, 4 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। फॉर फंड बोल दो बच्चों। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। तो रिडबर्ग्स फॉर्मूला इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा। अभी टेबल में क्या कहना चाह रहा है वो समझ में आ रहा होगा आपको। सभी बच्चों को रिडबर्ग्स फॉर्मूला याद हो गया क्या? बोलो, रिडबर्ग्स फॉर्मूला याद हुआ क्या? न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, ठीक है, विच इज अगेन इक्वल टू RH बोल सकते हो आप। फॉर हाइड्रोजन के लिए बात करें तो Z स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। चलो अभी बोर के पोस्टुलेट्स करते हैं। ये अभी ये वाला देखो, ये वाला मैं स्टार यहां पर कर रहा हूं क्यों? मुझे ऊपर आपको एक फॉर्मूला बताना है जो इसके इससे मैच हो रहा होगा। देखो ये वाला फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, जहां हमारा डिस्कशन चल रहा था वहां पर बाल्मर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, लिखा है। तो ये कहां से आया आपको समझ में आ रहा होगा। डायरेक्ट कहां से आया नहीं समझ में आता, तो पहले बेसिक फॉर्मूला है, फिर उसके अंदर हर एक सीरीज है, उसमें बाल्मर वाला है ये। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अभी बोर के पोस्टुलेट समझते हैं, पूरे 6 पोस्टुलेट आपको याद करना है। इसमें से फिजिक्स में हम लोग सिर्फ 3 पोस्टुलेट का इस्तेमाल करते हैं, क्या मैं पूरे 6 पोस्टुलेट है, पूरे 6 के 6 पोस्टुलेट बने हुए हैं इसमें, लेकिन डेरिवेशन के लिए आपको सिर्फ 3 ही चाहिए जिसमें फॉर्मूले आ रहे हैं। कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट। जाओ दौड़ के जाओ, भाग के आओ। चलो ओके, तो अगली कहानी देखो हमारी। इससे पहले जो हमने मॉडल पढ़ा एटम, एटम को एक्सप्लेन करने वाला कौन था? रुदरफोर्ड था। अभी तक समझ आ रहा है? अभी नेक्स्ट साइंटिस्ट की एंट्री होती है, वो कौन है? नील बोर। नील बोर, देखो लिखा हुआ है नील्स बोर। अच्छा, इसने अपनी थियरी, अपने पोस्टुलेट्स बताया। तो पहला पोस्टुलेट, फर्स्ट पोस्टुलेट, आपको एग्जाम में पोस्टुलेट्स पूछ सकता है। हाँ, राइट दी, इसकी थियरी में ना कुछ एजम्पशंस है, मतलब देखो कोई भी थियरी लिखते हैं उसमें पहली चीजें अज्यूम करते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो सारी चीजें। ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड का मीनिंग अगर निकालोगे ना आप, वही सजेशन, सजेस्ट, सजेशन और अजम्पशन। ठीक है, क्लियर है? ये बिलीफ,
तो याद रखिए पोस्टुलेट्स का क्या मतलब है, एजम्पशंस। कोई थियरी लिखने से पहले साइंटिस्ट अज्यूम करते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा बिलीव करते हैं खुद, समझ आ रहा है, और अपनी थियरी में क्या उसका बिलीफ है वो बताते हैं। तो ये उसका पोस्टुलेट है। तो पोस्टुलेट का मतलब आप लिख लेंगे एजम्पशंस। क्लियर है? मैं लिख दूं यहां पर, इसका मतलब है एजम्पशंस, ठीक है, ASS। चलो पहला अजम्पशन बात करते हैं, इसने क्या अज्यूम किया हुआ है। इलेक्ट्रॉन जो है ना बच्चों, ये हाइड्रोजन एटम, द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज तो रुदरफोर्ड ने कर चुका था, न्यूक्लियस की खोज रुदरफोर्ड ने कर चुका था। एक एटम है, उसके सेंटर में कौन होता है, न्यूक्लियस होता है। अच्छा, रुदरफोर्ड बोलता है कि इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर लगाता है, लेकिन इट टेक्स अ स्पाइरल पाथ। अगर इसको अंदर आना है, लोअर ऑर्बिट में आना है, तो ये क्या बोलता है, स्पाइरल जलेबी की तरह रास्ता लेगा ये। तो उसके अकॉर्डिंग तो सारे एटम क्या हो जा रहे थे, अनस्टेबल हो जा रहे थे, तो इसलिए वो थियरी फेल हुई थी। अच्छा, ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ नहीं लेता है, ये एक फिक्स ऑर्बिट में गोल घूमता रहता है, फिक्स ऑर्बिट में। इसका जो ऑर्बिट है वो कैसा रहेगा, स्टेशनरी ऑर्बिट में ये गोल घूमता रहेगा, फिक्स ऑर्बिट। अगर हाँ इसको कहीं जाना है तो डायरेक्टली जंप करके जाएगा, जैसा मैं आपको भी सिखा रहा था। मतलब फर्स्ट से सेकंड में डायरेक्ट, ऐसा नहीं कि अगर मान लो फर्स्ट से इसको सेकंड ऑर्बिट ये है, जैसे रुदरफोर्ड क्या बोलता है कि अगर मान लो वो सेकंड ऑर्बिट में और उसको आना है फर्स्ट पे, तो ये बोलता है ये ऐसा जलेबी जैसा ऐसा लेगा। तो ये रॉन्ग हो गया ना ये थियरी, क्योंकि हमको स्पेक्ट्रम भी ऐसे नहीं मिले, कंटिन्यूअस नहीं मिले, अपने को डायरेक्ट सिंगल सिंगल ऐसे बीच बीच में गैप मिला। अगर ये इसकी तरह होता रुदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, तो ये और अंदर आता और अल्टीमेटली फॉल बैक करता किधर पे, न्यूक्लियस में, और हमारा हर एक एटम क्या हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं। तो हमारे पास 118 में ज्यादातर स्टेबल है। ज्यादातर कैसे हैं, कुछ ही हमारे पास रेडियो एक्टिव है जो अनस्टेबल होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग तो सबके सब अनस्टेबल हो जाते हैं, इसलिए वाली थियरी फेल हुई। रुदर ये क्या नाम है, बोर बोलता है कि अगर इसको हायर टू लोअर आना है तो डायरेक्ट जंप करके आएगा, एनर्जी लूज करेगा और डायरेक्ट फर्स्ट में आ जाएगा। फर्स्ट से डायरेक्ट हायर ऑर्बिट में जाना है, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हायर में जाएगा। समझ आ रही? तो इसकी थ्योरी काफी एक्सेप्टेबल थी, हाँ ऐसा हो सकता है, और प्रैक्टिकली भी अपने को ऐसा ही मिला। अब सुनो, तो इसका पहला अजम्पशन क्या है, हाइड्रोजन के, और इसने हाइड्रोजन के लिए लिखा था कहानी, किसके लिए लिखा था, हाइड्रोजन के लिए कहानी लिखा था। सुनो बात को, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अराउंड में कौन गोल घूमेगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन वन ऑफ द मैनी पॉसिबल सर्कुलर पाथ। बहुत सारे पाथ है ना, सर्कुलर पाथ न्यूक्लियस के अराउंड में क्या होंगे, 1 2 3, बहुत सारे पॉसिबल है। तो उसमें से किसी एक में क्या होगा, ये गोल घूमेगा। ग्राउंड स्टेट पे रहेगा, जब एक्साइटेड नहीं रहेगा तो ग्राउंड स्टेट पे रहेगा, एक्साइटेड रहेगा तो हायर ऑर्बिट में गोल घूमेगा। अच्छा, इसका रेडियस क्या होगा बच्चों, फिक्स रेडियस, और एनर्जी भी क्या होगी, फिक्स होगी। दीज पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। इनको क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्बिट बोलते हैं। यही जो आप सर्कुलर ऑर्बिट अभी तक पढ़ते हुए आ रहे थे, ये बोर ने ही बताया था कहानी। जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10वीं में करते थे ना, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, ऐसे पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे, तो ये सब की कहानी बोर ने ही बताया था। किसने बताया था, बोर ने ही बताया था। तो वो स्टेशनरी होते हैं, रुके हुए होते हैं, और इसको अलाउड एनर्जी स्टेट भी बोलते हैं, स्टेशनरी स्टेट्स बोलते हैं, या तो अब बोले सर अलाउड क्यों कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में गोल घूमेगा, उसके बीच में कहीं पर गोल। तो अलाउड कहां पर है, जहां, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर बनाता हूं, ये पहला ऑर्बिट बनाया, उसके बाद दूसरा ऑर्बिट ये बनाया, तो ये अलाउड है, यहां पर इलेक्ट्रॉन गोल घूम सकता है, इसके बीच में कहीं गोल घूम नहीं सकता है। ये भी एक पॉस्टुलेट में अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में गोल घूमेगा, उसका भी एक पॉस्टुलेट है। यहां पर पॉस्टुलेट नंबर 4 है, आई थिंक फिजिक्स के हिसाब से पॉस्टुलेट नंबर 2 आता है वो। ओके, दीज ऑर्बिट आर अरेंज कॉन्सेंट्रिकली। अच्छा, इसका क्या मतलब है, इस वर्ड का क्या मतलब है, जिसका कॉन्सेंटर का मतलब क्या है, हाँ बहुत सारे सर्कल का। आप मुझे बताओ, ये पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है, सबका सेंटर तो एक ही है ना,
तो ये ऑर्बिट कैसे अरेंज होते हैं? कॉन्सेंट्रिकली। कॉन्सेंट्रिकली मतलब सबका सेंटर क्या होगा? अलग अलग सर्कल है, बढ़ते जा रहे हैं ऐसे, लेकिन सेंटर क्या है? तो यहां पर क्या बोला? दीज ऑर्बिट आर अरेंज कॉन्सेंट्रिकली। ऐसा होता है क्या? क्या ऐसा होता है बच्चों, पहला ऑर्बिट इधर है, दूसरा इधर बोल रहा है, इधर है, तीसरा है, ऐसा होता है? नहीं। तो ये कॉन्सेंटर थोड़ी हुआ है। जब ये एक के ऊपर एक ऐसे रहेंगे तो फिर क्या बोलेंगे अपन? तो दे आर अरेंज कॉन्सेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। और जितना बड़ा होते जा रहा है ऑर्बिट, उतनी उसकी एनर्जी क्या होती चली जाती है? बढ़ती चली जाती है। अब आपके सामने ये पॉइंट बच्चों आप रीड करो जरा टेक्स्ट बुक में से, आपको समझ आ रहा है क्या कह रहा है ये? जरा एक बार पढ़िए। पहला पोस्टुलेट क्या है इसका? पहला पोस्टुलेट बोर का क्या है? ये बोलता है कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियस गोल गोल घूमेगा। कैसे ऑर्बिट में? सर्कुलर ऑर्बिट में। अच्छा, मैंने क्या बोला? न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन गोल घूमेगा। न्यूक्लियस के अराउंड में कौन गोल घूमेगा? इलेक्ट्रॉन। अब सुनो बात को, वो इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स ऑर्बिट में गोल घूमेगा। बहुत सारे पॉसिबल पाथ हैं, उसमें से किसी एक में वो गोल घूमेगा, जिसका रेडियस क्या होगा? फिक्स, जिसकी एनर्जी क्या होगी? अच्छा, ये जो स्टेशनर, इसको कहते क्या है? ये जो सर्कुलर पाथ है जिसकी एनर्जी फिक्स है, उसको क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। या क्या कहते हैं? स्टेशनरी स्टेट कहते हैं। या क्या कहते हैं? अलाउड एनर्जी स्टेट कहते हैं। अच्छा, ये जो ऑर्बिट्स हैं ये कैसे अरेंज होते हैं? कॉन्सेंट्रिकली। क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिकली की क्या मतलब है? सबका सेंटर, सबका मालिक एक, सबका सेंटर एक होगा, सर्कल अलग अलग है। अच्छा, जितना सर्कल बढ़ते चला जा रहा है उसकी एनर्जी भी क्या होती जाएगी? अच्छा, एनर्जी के बारे में अपन आगे चल के कैलकुलेशन भी बात करेंगे, लेकिन आपको मैं बता देता हूं, पहले ऑर्बिट का एनर्जी होता है बच्चों -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी का एक यूनिट है। कितना है? नेगेटिव में होता है टोटल एनर्जी यहां पर 13.6। दूसरे वाले का होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे वाले का होता है, नहीं डबल की कहानी नहीं है यहां पर, माइनस क्या नाम है 1.51। अच्छा, आप मुझे बताओ, पहले ऑर्बिट का एनर्जी ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, आप बताओ एनर्जी बढ़ रहा है कि घट रहा है? कैसे पता चला बढ़ रहा है? हाँ, नेगेटिव में नंबर घट रहा है, एक्चुअल में वो बढ़ रहा है। जैसे मैं आपको ये वाला पता है आपको, ये टोटल एनर्जी इसकी नेगेटिव रहती है, ठीक है? अभी धीमे धीमे समझ में आएगा तुम लोग को। ये -3, -2, -1, उसके बाद 0, ये मालूम है ना? इनमें बड़ा नंबर कौन है? अगर मैं इन दोनों में बताऊं तो नेगेटिव में कम नंबर बड़ा होता है। टोटल एनर्जी इधर नेगेटिव रहेगी, क्योंकि हमने ना इन्फिनिटी पर इस पे 0 माना हुआ है, इन्फिनिटी पे 0 माना है, तो उससे पहले यहां पर क्या होगा? तो ये इन्फिनिटी वाला एनर्जी मेरा 0 है, ठीक है? तो ऑर्बिट पे जो है वो नेगेटिव एनर्जी रहेगी, ठीक है? तो 0 हमने इन्फिनिटी पे माना है, इसलिए नेगेटिव है। तो आई होप समझ में आ रहा है आपको। नंबर ऐसे दिया जाएगा, सिंपल नंबर नहीं होगा। पहले ऑर्बिट में बोला -13.6, दूसरे में कितना बोला? -3.4, तीसरे में बोला 1.51। अब एनर्जी बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। नेगेटिव में नंबर कम हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो इस तरीके से पहला पॉइंट समझ में आ गया। एक बार अच्छे से रीड करिए इसको। द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम रिवॉल्व्स या मूव अराउंड द न्यूक्लियस। कैसे? हाँ, इन मैनी पॉसिबल जो है सर्कुलर पाथ में से किसी एक पर वो क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। फिक्स रेडियस और फिक्स एनर्जी, ठीक है? इसको क्या कहते हैं अपन? ऑर्बिट कहते हैं, और स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं, और अलाउड एनर्जी स्टेट बोलते हैं, बराबर है? अच्छा, ये ऑर्बिट कैसे अरेंज होते हैं? कॉन्सेंट्रिकली अरेंज होते हैं, बराबर है? कॉन्सेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। खत्म हो गया। पॉइंट का मतलब समझ में आ गया? ओके, याद करते जाना और पॉइंट समझते जाना, और कुछ नहीं है इसके अंदर।
ओके, ये पॉइंट देखते हैं कितने लोगों को समझ आता है। किसी ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स रहेगा, किसी ऑर्बिट का एनर्जी क्या होगा, फिक्स रहेगा। अगर आपके पास ये रहा न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, है ना। अब मुझे बताओ, अगर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन इधर है और ये चला गया यहां से यहां, कैसे गया होगा, क्यों गया होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब कर कर। सुनो बात को, यहां से यहां जाने के लिए एनर्जी, फॉर एग्जांपल देखो मैं यहां पर नंबर लिख देता हूं, अगर नंबर एक्चुअल में यहां पर -13.6 है और यहां पर आपका -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और यहां पर -1.51 है। यहां से यहां जाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए तो उसको माइनस करके पता चल जाएगा कितना चाहिए। कैसे निकालूंगा, किसमें से किसको माइनस करूंगा, जब भी डिफरेंस निकालते तो बड़ा माइनस छोटा करते हो। -1.51 माइनस 3 पॉइंट माइनस माइनस ये माइनस, ठीक है। तो बेसिकली ओवरऑल क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है। तो 3.4 माइनस 1.51, चलो माइनस करो, 9, 3 माइनस 13 माइनस 5 8, 2 माइनस 1 1, ठीक है। प्लस में आएगा ये 3.4 प्लस में है ना और ये माइनस में। तो कितना एनर्जी चाहिए बच्चों, तो आप सुनो, अगर ये 1.89 का एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कुछ आई बात समझ में, रिक्वायर्ड, अगर इससे कम करेगा तो जा पाएगा, नहीं आ रही बात समझ में। तो उतना एनर्जी उसको चाहिए तब जाके वो किधर जाएगा, तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर वो एब्जॉर्ब करता है तो ये हायर में चला जाएगा। अंडरस्टूड। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल इसको नीचे आना है तो लूज करना पड़ेगा। कितना एनर्जी लूज करेगा, अगेन इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस आता है आपका 10.2। ये बाहर से जैसे क्या नाम है, आप हीट फॉर्म में इसको एनर्जी दे सकते हो, समझ आ रहा है, या दूसरा फोटोन उसके ऊपर फॉल करवा सकते हो। तो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म में उसको क्या दोगे आप, एनर्जी दोगे। जैसे हीट रेडिएशन, हीट के 3 मोड है ना, एक रेडिएशन वाला, कौन सा वाला, तो रेडिएशन फॉर्म में हीट उसको देते हो, वो एब्जॉर्ब करेगा और जाएगा ऊपर, और ऊपर से नीचे आएगा तो निकालेगा। अब सुनो ये पॉइंट को पढ़ो, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन दी ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट में अगर वो है तो डज नॉट चेंज, वो चेंज, अगर वो उसी ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहा है तो एनर्जी चेंज होने वाली। मान लो अगर वो सेकंड ऑर्बिट में गोल गोल घूमे जा रहा है, इसकी एनर्जी बदलने वाली जब तक ये ऑर्बिट चेंज नहीं करेगा। अब अगर इसको हायर ऑर्बिट में जाना है, यानी हायर एनर्जी में जाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये हायर ऑर्बिट में जाएगा और फिर उसकी एनर्जी बदल जाएगी। लेकिन एक ही ऑर्बिट में उसकी एनर्जी बदलती, आप ऐसे बोलोगे कि एक ही सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी एब्जॉर्ब किया और ज्यादा एनर्जी होगी, तो ऐसा नहीं होता है। अगर उसने एब्जॉर्ब किया रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी तो अब उस ऑर्बिट में नहीं रहेगा वो, उसकी एनर्जी अगर बढ़ रही है तो किधर जाएगा, वो हायर ऑर्बिट पे जाएगा। फिर उधर नहीं नहीं सुनो, अगर एक्साइटेड स्टेट में वो ज्यादा देर तक नहीं रहता ना, फिर वो वहां रिवॉल्व करेगा, 10⁻⁸ सेकंड में वापस किधर आएगा, रिटर्न आएगा। तो अगर वो उस ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट में, वहां पर एनर्जी चेंज नहीं होगी, जिस ऑर्बिट में वो है वहां पर उसकी एनर्जी बदलेगी नहीं। अगर वो एब्जॉर्ब करता है तो हायर में जाएगा, और अगर वो लूज करता है तो किधर आएगा, लोअर ऑर्बिट। पढ़ो पॉइंट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम, ये टाइम के साथ बदलती। हाउएवर इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लोअर स्टेशनरी स्टेट टू हायर इफ एंड व्हेन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब। समझ गए। अच्छा, एनर्जी इज एमिटेड when electron moves from higher to lower one, higher to किधर आ जाएगा, the energy change does not take place in continuous manner, जैसा कि रुदरफोर्ड बोलता था, कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होता है, एक ही बार हो जाएगा। कंटिन्यूअस मैनर क्या, अगर वो जलेबी वाला रास्ता लेगा ना तो कंटिन्यूअसली थोड़ा 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 करके एनर्जी निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, एक ही बार में होता है। आई बात समझ में। तो कंटिन्यूअस याद रखिएगा बात को, एनर्जी चेंज जो है वो कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होता, थोड़ा 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 नहीं निकलता, एक ही बार में धड़ाक से कम या धड़ाक से ज्यादा, ठीक है। आई होप सेकंड पोस्टुलेट भी आपको समझ में आ गया, सेकंड अजम्पशन ये है। थर्ड बात करते हैं,
हाँ थर्ड वाला ये। थर्ड क्या है? थर्ड एक्चुअल में ऑलरेडी बात हो चुकी है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब between two stationary state that differ in energy by Delhi is given by the formula expression। ये देखो मैं बता देता हूँ अगेन यही वाली कहानी। इसकी एनर्जी E1 बोल दो अभी, और ये वाली क्या बोल दो E2। अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल एक्साइटेड से इधर आता है तो ये निकालेगा फोटोन एनर्जी। क्या निकालेगा? ये एनर्जी किसके बराबर होगी पता है आपको? किसके बराबर होगी? इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। नंबर नंबर में बात करता हूं। पहले ऑर्बिट में कितना नंबर बताया था मैंने? बता रहा, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 10⁻34 जूल सेकंड फर्स्ट ऑर्बिट में, और ये सेकंड। फर्स्ट का एनर्जी कितना होता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड का कितना बताया था मैंने? दोनों में डिफरेंस कितना बताया था? प्लस में आया था 10.2। कितना आया था? 10.2। अगर ये क्या नाम है सेकंड से फर्स्ट में आता है तो कितना एनर्जी निकालेगा? 10.2 फोटोन एनर्जी निकाले। ये किसके बराबर हो रहा? इन दोनों के डिफरेंस के ना। मतलब ये है कि ये जो फोटोन एनर्जी है दिस इज इक्वल टू डिफरेंस इन एनर्जी, यानी E2 माइनस E1। ये बन गया आपका थर्ड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट क्या है? इसमें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताना है आपको, लेकिन बनेगा कैसे याद रखिए। ये जो फोटोन ये एमिट करेगा उसका एनर्जी किसके बराबर होगा? डिफरेंस इन एनर्जी के, इन विच ट्रांजिशन, ठीक है, इज टेकिंग प्लेस। जहां पर भी आपका ट्रांजिशन हो रहा है उसके एनर्जी डिफरेंस के बराबर फोटोन एनर्जी होगा। यानी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या बनता है मेरे लिए? एच न्यू फोटोन एनर्जी किसके बराबर होगा? E2 माइनस E1। आप चाहे तो ऐसे बना लो वहां पर, तो आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। अगर मैं H को यहां भेज देता हूं तो न्यू का फॉर्मूला क्या बन जाता है बच्चों? दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर आता है तो कितनी फ्रीक्वेंसी से आएगा? E2 माइनस E1 डिवाइड बाय H। कितने से आएगा जल्दी बोलो? बना कैसे ये फॉर्मूला? बना कैसे आपको पता है? हायर टू लोअर आएगा तो ये एनर्जी एमिट करेगा। वो एनर्जी फोटोन का एनर्जी होगा, यानी H न्यू होगा। वो किसके बराबर होगा? एनर्जी डिफरेंस किसके बराबर होगा? जिसमें ट्रांजिशन हो रहा है। तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H न्यू, या H न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ये इक्वेशन समझ आया क्या? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। यहां से न्यू का फॉर्मूला बन गया। ये पॉइंट बहुत आसान है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्सॉर्ब्ड और एमिटेड। अच्छा इसने क्या बोला है? दोनों लिखा हुआ है। मैंने सिर्फ आपको एमिटेड वाला बताया, एब्सॉर्ब वाले में तो सेम कहानी होगी। मान लो लोअर ऑर्बिट में 1 पे एब्सॉर्ब किया, किधर जाएगा? तो जो एब्सॉर्ब किया एनर्जी वो H न्यू, वो भी तो इसके डिफरेंस के ही बराबर होगा ना। सेम कहानी होगी। इसलिए एब्सॉर्ब और एमिटेड दोनों बोल रहा है, दोनों के लिए वैलिड है। दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डेली बाय H होगा, याद रहेगा। व्हेन ट्रांजिशन अकर्स बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट डिफर इन एनर्जी बाय डेली। अच्छा डेली क्या है? यही है, मैंने बताया डेल क्यों लगाते हैं अपन? डिफरेंस बताने के लिए। क्या बताने के लिए? चेंज बताने के लिए। तो डिफरेंस इन एनर्जी, तो समोसा E मतलब E2 माइनस E1। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर है। अच्छा इसको अपन क्या बोलते हैं मालूम है? इस दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज बोर फ्रीक्वेंसी रूल। क्या बोलते हैं इसको? तो आपका थर्ड पोस्टुलेट याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी वाला है। बोर फ्रीक्वेंसी रूल, बोर फ्रीक्वेंसी रूल। चौथे पोस्टुलेट पे जाएं। अभी तक 3 पोस्टुलेट डिस्कस हो चुके हैं। क्या क्या हुआ है बता सकते हो? पहला पोस्टुलेट क्या बोलता है? समझ में आना चाहिए उसका, बात में से याद तो कर ही लोगे आप। हाइड्रोजन के सेंटर में कौन होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अराउंड में कौन रिवॉल्व करेगा? कैसे ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा? ठीक है, वन ऑफ मैनी पॉसिबल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, है ना, विथ फिक्स रेडियस एंड एनर्जी। इनको क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। और स्टेशन और अलाउड
एनर्जी स्टेट कहते हैं, बराबर है। ये कैसे अरेंज होते हैं? कॉन्सेंट्रिकली। खत्म है। अच्छा, उसके बाद सेकंड वाले में हम लोग ने क्या बात किया? इलेक्ट्रॉन का किसी ऑर्बिट में एनर्जी क्या होता है? फिक्स्ड होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये लोअर टू हायर जाना चाहता है तो ये क्या करेगा? एनर्जी हायर जाना चाहता है तो एब्जॉर्ब करेगा, अगर हायर टू लोअर आना चाहता है तो एमिट करेगा। समझ गए? और जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन है ये कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होता, एक ही झटके में होता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड पॉस्टुलेट। थर्ड पॉस्टुलेट हमारा क्या था? बोर फ्रीक्वेंसी रूल। कौन सा रूल? ठीक है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट करता है ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन क्या होगा? न्यू इज इक्वल टू समोसा ई बाय एच बोल सकते हैं, डेल्टा ई बाय एच, और यू कैन से E2 माइनस E1 अपॉन एच। अंडरस्टूड? चलो, ठीक है। फोर्थ पॉस्टुलेट, थर्ड हुआ ना, बोर फ्रीक्वेंसी रूल। अब सुनो, ये जो MVR देख रहे हो ना, ये एक्चुअल में L है। कौन है ये? L। L का नाम है एंगुलर मोमेंटम। आप लोग ने मोमेंटम सुना है? मोमेंटम, वो लीनियर मोमेंटम था। कौन सा था? जिसका सिंबल आप लोग ने स्मॉल p पढ़ा है और इसका फॉर्मूला mv पढ़ा हुआ है। कहां पढ़ा है? फिजिक्स के अंदर, चैप्टर नंबर 1 में, जब हम लोग डिराइव क्वांटिटीज कर रहे थे तो उसके अंदर मैंने आपको ये लीनियर मोमेंटम के, लीनियर मैंने वर्ड नहीं लिखा रहूंगा वहां पर, मोमेंटम है सिर्फ, लेकिन वो लीनियर मोमेंटम होता है। मतलब अगर कोई मोशन अलोंग दी लेंथ हो रहा है, मतलब सीधा सीधा स्ट्रेट हो रहा है, तो वहां पर जो मोमेंटम बात करते हैं वो क्या बात करते हैं? लीनियर मोमेंटम। अब अगर गोल घूम रही है चीजें तो यहां पर मोमेंटम कौन सा बात होगा? अब इलेक्ट्रॉन गोल घूमता है कि सीधा सीधा जा रहा होता है? तो उसका जो मोमेंटम होगा वो कौन सा होगा? एंगुलर मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम होगा? अच्छा, इन दोनों में रिलेशन क्या है? इंग्लिश और हिंदी का रिलेशन है इनके बीच का। लव इज इक्वल टू PR। फॉर्मूला क्या बोलोगे? हाँ, बस यहीं तक रहने देना उसको। ओके, तो L इज इक्वल टू PR, फॉर्मूला समझ में आ गया? L आपका एंगुलर मोमेंटम है और P आपका क्या है? लीनियर मोमेंटम। दोनों भी मोमेंटम है, लेकिन एक एंगुलर है और एक लीनियर है। और इसको जब आप क्या करते हो, जैसे यहां पर, हाँ रेडियस, यहां पर रेडियस ही है ये, यहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना ऐसे, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, तो मोमेंटम इस दिशा में आएगा और R बार का डायरेक्शन ये होगा। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है ना, वो आपका L बार बना के देता है। वेक्टर फॉर्म में कुछ ऐसे होते हैं। फिजिक्स में इसको अपन डिटेल में बात करेंगे। R बार क्रॉस P बार, क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा लिखा जाता है। P क्रॉस R नहीं लिखा जाता, क्या लिखा जाता है? R क्रॉस P लिखा जाता है फिजिक्स। हाँ, इसका ये वेक्टर फॉर्म में दिया होगा, ये वेक्टर फॉर्म में, इसको डिटरमिनेंट में क्रॉस कैसे सॉल्व करते हैं अपन, वैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन मैग्नीट्यूड फॉर्म में L इज इक्वल टू RP बोलो या PR बोलो, चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने आपको PR लिखाया। अच्छा, P की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? MV। तो ये बन गया MVR। तो देखो L इज इक्वल टू MVR कैसे बना, समझे? तो MVR बना कैसे, लिख लो। पहले आप लिखोगे L इज इक्वल टू PR, क्या लिखोगे? है ना, ये अच्छे से याद रहेगा सबको। L इज इक्वल टू PR, P की जगह क्या लिखोगे? MV। तो MVR बन गया। तो MVR कौन है, समझ आ रहा है? ये L है, ये कौन है? और L का नाम क्या है? एंगुलर मोमेंटम है। चाय वाला अंग्रेज कब से बन गया रे? हाँ, डॉली चाय वाला है, बिलगेट को जब से पिलाया एंगुलर मोमेंटम। टोन बदल गया इसका। ए बस, MVR कौन है, समझ में आ गया? दिस इज L। L कौन होता है? एंगुलर। अच्छा सुनो, अब यहां पर ना एक टर्म है हमारे पास H/2π। H आपको पता है कौन है? प्लैंक्स कांस्टेंट। कौन है? ठीक है, और 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 3.142 होती है, तो 2 इंटू
ये कांस्टेंट ही है सब। अब सुनो, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में गोल घूमेगा? जैसे मैंने आपको बोला कि जितने भी ऑर्बिट आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनके बीच में गैप है ना, हर जगह इलेक्ट्रॉन नहीं गोल घूमेगा, बराबर? हाँ, अलाउड स्टेट में घूमेगा। कहां घूमेगा? तो जहां पर उसको अलाउ किया गया वहीं, उसके बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाला है। अब वो अलाउड स्टेट आपको कैसे पता चलेगा? तो ये हमारा कौन से पॉस्टुलेट में बात किया? फोर्थ पॉस्टुलेट में। फिजिक्स में हमारा ये थर्ड पॉस्टुलेट होगा, सॉरी सेकंड पॉस्टुलेट होगा, क्योंकि अपन उधर पे डेरिवेशन में बात करते हैं ना सिर्फ, तो जहां जहां फॉर्मूला आ रहा है ना, वही वाले पॉस्टुलेट अपन इस्तेमाल करते हैं। पहले वाले में भी फॉर्मूला आ रहा है, लेकिन यहां दिया नहीं है तो मैंने डिस्कस नहीं किया। अंडरस्टूड? वो फिजिक्स में अपन डिस्कस करेंगे। अच्छा अभी सुनो, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में गोल घूमेगा जहां पर उसका एल, उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल, इंटीजर मतलब समझ आता है आपको? हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव वो जो होल नंबर आते हैं अपने, नहीं यार, -1 -2 और +1 +2 0, यही नंबर होता है इंटीजर। अच्छा, अब जीरो ऑर्बिट तो हो नहीं सकता है, तो फर्स्ट ऑर्बिट हो सकता है, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, -1 ऑर्बिट भी नहीं हो सकता है। तो आपके ऑर्बिट के नंबर एक इंटीजर होंगे, वो भी पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3। इधर बाहर आ, अभी एक कान के नीचे दूंगा तेरे को, ठीक है? इधर ध्यान दे। आपका ऑर्बिट हो सकता है पहला, दूसरा, तीसरा, समझा? 1.5 नहीं हो सकता है, 2.5 नहीं हो सकता है, 3.5 नहीं हो सकता है, 3.1 3.2 नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? समझ में आ रहा है? इंटीजर रहेगा। तो जहां पर इसका एंगुलर मोमेंटम L, अगर इलेक्ट्रॉन का L एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 मतलब 1 इंटू h/2, 2 इंटू h/2, कॉमा करके लिख रहा हूं, 3 इंटू h/2, 4 इंटू h/2, 5 इंटू h/2, 6 इंटू h/2, ये होगा, वहीं पर इलेक्ट्रॉन गोल घूमेगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1.5 h/2, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन नॉट अलाउड। इस ऑर्बिट में यहां पर इलेक्ट्रॉन गोल नहीं घूमेगा, जहां पर इसका इंटीग्रल मल्टीपल ऐसा होगा। तो ये 1.5 नहीं हो सकता है। कितना हो सकता है ये नंबर? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो अब याद रखो, बहुत आसान है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली ओनली ऑन ओनली इन दोज ऑर्बिट, ऐसे बोलो, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट वेयर इट्स एंगुलर मोमेंटम यानी L इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीजर बोल रहा हूं मैं, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2, जहां पर इसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 होगा। क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इलेक्ट्रॉन सिर्फ वहीं गोल घूमेगा और कहीं पर भी गोल। अंडरस्टूड? ये पॉइंट पढ़ते हैं, पॉइंट पढ़ते हैं। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्टेशनरी स्टेट कैन बी एक्सप्रेस एज, इस फॉर्मूले का मतलब आपको समझ में आ ही गया है। क्या मतलब है? when n is equal to this, electron can move only in those orbit for which its angular momentum is, क्या लिखा हुआ है पढ़ो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2, ओनली सर्टेन फिक्स ऑर्बिट आर अलाउड हियर। तो ये वाले ही सिर्फ अलाउड है, इसलिए उनको अलाउड कहा जाता है, उनके बीच में कहीं पर। अच्छा मैं अभी कुछ सवाल पूछता हूं इस पे, कहां कहां पर अलाउड है जरा बताना तो, कहां कहां अलाउड है? 1 इंटू h/2, 2 इंटू h/2। मैं कुछ इलेक्ट्रॉन का, मैं कुछ आपको ना एंगुलर मोमेंटम दे रहा हूं, आपको बताना है कि कहां पर अलाउड नहीं होगा, ठीक है? मैं कुछ एंगुलर मोमेंटम आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है? कुछ चार ये लिखता हूं ऐसे, ठीक है? आपको बताना है कहां अलाउड नहीं होगा। कहां पर अलाउड नहीं है? ये चार ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऐसा है जहां पर अलाउड नहीं है।
आपको चारों दिख रहा होगा, या फॉर एग्जाम्पल 3 दिख रहा होगा आपको ऐसे, किधर पे अलाउड नहीं है बताओ? सुनो, नहीं नहीं, एच बाय पाए है लेकिन वहां पर ये एक्चुअल में क्या है मालूम है तुमको? ये वाला है 2 तो सेकंड वाले में तो अलाउड है ना। इसको दूसरे तरीके से लिखा है मैंने, 2 × h/2 पाई, ये कितना है ये? तो 2 कट हो गया तो h/पाई बचा, तो ये तो अलाउड है। अच्छा 3 × h/2 पाई तो है ना, 3 × h/2 पाई ये भी अलाउड है। ये वाला 0.5 मतलब क्या है पता है? 1/2। 0.5 मतलब 1/2, तो अगर मैं इसकी जगह 1/2 लिखूं तो 1 × h/2 पाई हो गया ना, ये तो पहला वाला हो गया। आई बात समझ में? और ये 1.5 h/2 पाई, तो ये तो समझ में आ रहा है कि h/2 पाई पूरा है ना आपका, तो ये इंटीजर नहीं है, डेसिमल वाला नंबर। समझे? एमसीक्यू समझ में आ गया इसका? ऐसे सवाल इसमें पूछ सकता है। आपको लगता है बहुत आसान है ये, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है इसका, ठीक है? ऐसे आसान ही है, लेकिन 1-2 बार क्वेश्चन देख लोगे आप तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा 4 ही दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास पूरे यहाँ पर 4 पॉस्टुलेट हो गए, वैसे 6 पॉस्टुलेट दिया जाता है। क्या नाम है, आपने एलन के इसमें 6 पॉस्टुलेट दिया गया है और इसमें 4 ही दिया हुआ है, कोई बात नहीं। अब बोर थियरी से ना हमने, फिजिक्स के अंदर हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं केमिस्ट्री में हम लोग वो सब चीजें नहीं कर रहे, यहां पर सीधा सीधा हम लोग रिलेशन निकालते हैं। देखो कुछ कुछ फॉर्मूलेज बता रहा हूं आपको, वो ध्यान रखना है। आपका सबसे पहला इसके अंदर फॉर्मूला बनता है ये वाला, ठीक है? और ये हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, हाँ किसके लिए बात कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि उसके अंदर फिर जेड भी आ जाता है अगर आप हाइड्रोजन लाइक स्पीशी के लिए बात करोगे, तो दिस इज अप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन के लिए बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। हाइड्रोजन एटम देखो लिखा है भी वहां पर, थियरी ऑफ फॉर हाइड्रोजन एटम आर समराइज एज हियर। हाँ, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए भी अप्लीकेबल होता है, लेकिन फिर उसमें जेड लेकर आना पड़ेगा आपको। समझ आ रहा है? हाँ, अभी फिलहाल हाइड्रोजन के लिए करना है अपने को, तो ये जो फॉर्मूला यहां बता रहा हूं इसको याद रखना है। अब ये क्या है, ये फॉर्मूले से आपको पता क्या चलेगा? सुनेंगे, सुनो। ए नॉट आपका यहां पर कांस्टेंट है। इस फॉर्मूले को ना बच्चों आप ऐसे लिख लो, इस फॉर्मूले को आप ऐसे लिख लो, पहले ए नॉट लिख दो उसके बाद। अच्छा ए नॉट की वैल्यू 52.9 लिखा हुआ है यहां पर, इसको 53 भी कर सकते हैं अपन। 52.9 राउंड ऑफ करूंगा तो कितना हो जाएगा? 53 n स्क्वायर, और ये मैं लिख देता हूं प्राइम मिनिस्टर। पीएम मतलब क्या है यहां पर? पीको मीटर, पाइको नहीं रे, पीको। कौन सा मीटर? पीको यहां पर प्रीफिक्स है, क्या है? यूनिट के पहले लगने वाला प्रीफिक्स, बात कर चुके हैं इसके ऊपर। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻12 कितना होता है? -12। अच्छा ये आप याद कर सकते हो, एक और बता रहा हूं, एक और फॉर्मूला इसका बता रहा हूं। आप या तो ना ऐसे कर लो, ए नॉट इज इक्वल टू 53 पिकोमीटर कर लो, या 0.53 एंगस्ट्रॉम कर लो। अब देखते हैं ये किसको समझ में आया। 1-2 लोग को समझा होगा सिर्फ। एंगस्ट्रॉम अपनी बात हो चुकी है। सुना सुना लग रहा है ना, आ जाए इसको बात कर लेते थोड़ा सा। ये सुनिए बच्चों, 53 पिकोमीटर को मैं एंगस्ट्रॉम में देखो कैसे कन्वर्ट करूंगा।
पिको का मतलब होता है 10 का पावर -12, ठीक है, ऐसे हो गया। अच्छा आप मुझे बताओ इसमें पॉइंट कहां पर है? 53 में, यहां पर है। पॉइंट को 2 पीछे लिया तो क्या होगा? ओके, 2 पीछे लिया, ये हो जाएगा 0.10 का पावर 2 पीछे लिया तो +2, 2 पीछे लिया तो 2, पीछे लिया तो प्लस, और 10 का पावर, इतनी बात समझ में आ गई? +2 और -12 क्या हो जाएगा? मीटर, सही है। ये जो वैल्यू होती है ना, ये आपका एंगस्ट्रॉम होता है, A0 लिखा जाता है ऐसे, याद रहेगा। कन्वर्जन कर लीजिए इसको, छोटी मोटी चीजें हैं, सीख के रखिए, बहुत काम आएगी। ओके, अब ये फॉर्मूला तो किया, ये बताएगा क्या? फॉर्मूला तो कर लिया, ये निकाल के क्या देगा अपने को? क्योंकि अपन यहाँ डेरिवेशन कर नहीं रहे कि आपको पूरा डिटेल समझ आ जाए, तो आप फॉर्मूला याद कर रहे हो यहाँ पर डायरेक्टली। आप फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको रिडबर्ग्स वाले का भी कैसे निकला वो नहीं बताया, लेकिन वो फॉर्मूले से में क्या क्या चीजें हैं और कैसे अप्लाई करेंगे ये बता दिया। यहां पर भी मैं आपको इसका डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं, लेकिन इस फॉर्मूले से आप निकालोगे क्या ये बता देता हूं। फॉर्मूला पहले क्या है वो याद कर लो, आर एन इज इक्वल टू ये A0 n², और A0 की वैल्यू है, अगर आप रेडियस पिकोमीटर में निकालना चाहते हो तो 53 पिकोमीटर रखो, अगर आप एंगस्ट्रॉम में निकालना चाहते हो तो 0.53 रखो, तो दोनों वैल्यू यूज कर सकते हैं। जो वैल्यू यूज करोगे आंसर उसी में आएगा। अगर आप एंगस्ट्रॉम वाला यूज करोगे तो रेडियस एंगस्ट्रॉम में आएगा, और अगर आप पिकोमीटर वाला यूज करोगे तो पिकोमीटर में आएगा। अब सुनो, मैं आपको इसको देखो कैसे समझा रहा हूं, मिटाओ इसको, इसका एप्लीकेशन बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये न्यूक्लियस है, पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है, तीसरा ऑर्बिट है, सबका रेडियस अलग अलग है कि नहीं? पहले ऑर्बिट का रेडियस R1, आया समझ में? ये रेडियस का फॉर्मूला है, वो इस रेडियस का फॉर्मूला है। अच्छा, पहले ऑर्बिट का n क्या होता है, दूसरे का क्या होता है, तीसरे का क्या होता है? अब सुनो, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि थर्ड ऑर्बिट का रेडियस निकालो, ये जनरल फॉर्मूला है मेरे पास, अगर आपको थर्ड ऑर्बिट का बोलता है तो आप n की जगह कितना लिखोगे? 3, इस n की जगह मैं लिखूंगा 3। A0 की वैल्यू तो पता ही है आपको, 0.53 रख सकते हो, या 53 पिकोमीटर, 52.9 या 53 पिकोमीटर रखता हूं, ठीक है, इंटू ये n 3² तो 9 हो जाएगा, ये 53 इंटू 9 करना है, और आंसर आपका पिकोमीटर में आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 45, और ये आया समझ में? क्या निकल रहा है इस फॉर्मूले से? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। रेडियस ऑफ ऑर्बिट, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टू फाइंड द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। इसका अभी समझ आया क्या बोला? सुनो, फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया, इसका एप्लीकेशन बता दिया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सेकंड ऑर्बिट का रेडियस निकालो, 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 53 कर दोगे। 1 रखूंगा, पहले ऑर्बिट का रेडियस कितना आएगा? 53 पिकोमीटर, 52.9। आई होप समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं, ठीक है। फॉर्मूले में कोई दिक्कत? एप्लीकेशन समझ में आ गया? बस, कोई लिख रहा है इसको? अच्छा, अगर आपको 52.9 देगा ना, मतलब कि A0 52.9 ही है,
पिकोमीटर, तो आप उसी को रखोगे। अंडरस्टूड? एमसीक्यू वगैरह में हम लोग ऐसे राउंड ऑफ करके अपने को नियर अबाउट में मिल जाता है आंसर। चलो, इसके बाद ये फॉर्मूला हमारा मिल चुका है। नेक्स्ट मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। आरएच देखो यहां पर रेडबॉक्स कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन। ये यहां पर ना आप लोग ये वाला फॉर्मूला मत याद रखो, ये वाला, ठीक है? ई एन का फॉर्मूला देखो, मैं आपको क्या बता रहा हूं, इधर पे E1 लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा हुआ। ई एन जनरली फॉर्मूला लिख रहे हैं ना आप, जनरल, तो आप 1 के लिए थोड़ी बोलोगे, जनरल। ई एन इज इक्वल टू -2.18 10⁻18 -18 और अपॉन एनर्जी का जूल में निकलेगा। हाँ याद रखना, आंसर काय में आएगा ये, जूल। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला भी बता दे रहा हूं यहां पर, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो En का ये फॉर्मूला है, ठीक है? और अगर जूल में निकालना है तो ये फॉर्मूला लिखो। क्या नंबर है? इधर गलत दिया हुआ है आपको, ये E1 ही पहली बात तो गलत दिया हुआ है, En होना चाहिए। क्या होना चाहिए? E1 यहां पर बनाया हुआ है ऐसे, क्योंकि -2.18 10⁻18 जूल। हाँ ये जूल लिखा है, और ये वाला यूनिट काय में चल रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा एक और नाम लिखना उसमें, ताजीन लिखो नाम, लिखा है उसमें, रजिस्टर में लिखे हो क्या? नहीं ना, लिख लो। $13.6। अपने स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में ना सिर्फ दे दिया है, मिस्टेक्स है और डिटेल में नहीं दिया हुआ। क्या यहाँ पर एक्चुअल में ना कांस्टेंट आता है, उसकी वैल्यू होती है डिवाइड बाय n², तो अपने को डायरेक्ट नंबर याद करना। ये कन्वर्ट होता है, जूल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन होता है, तब ये आता है। अभी वो धीमे धीमे सीखोगे आप। कौन सा? हाँ चलो सही बच्चे यहां ध्यान देंगे। सुनेंगे सही बच्चे, मैंने आपको एनर्जी का भी दो फॉर्मूला बताया है, एक जूल वाला और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। तो जूल के लिए आप क्या नंबर इस्तेमाल करोगे? देखो दोनों में नेगेटिव साइन है, 2.18 10⁻⁻18 है ना, क्लियर है? अच्छा उसके बाद ये वाला तो और आसान है, -13.6, पहले से मैं नंबर आपके दिमाग में डाल चुका हूं, ये नंबर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो अभी आप इस फॉर्मूले से ना वो जो नंबर आपको बता रहा था वो सारे निकाल सकते हो।
पहले ऑर्बिट का एनर्जी कितना होगा, पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होगा? 1 पुट किया, इधर 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -13.6, क्या वही बोल रहा था मैं, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल सेकंड का निकालना है तो ये E2 लिखोगे, इधर पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 तिया 12 चौक 16, 3.4 आ गया। यही निकल रहा था कि नहीं निकल रहा था? ठीक है। अच्छा, अगर थर्ड का निकालना है, ठीक है, 9 कर देंगे, 3 का स्क्वायर, 9 से काटो, 9 1 जा 9, कितना बचा, 4 बचा, 9 5 जा 45, 1 बचा, 9 1 जा, चलते जाएगा, 1.51 भी बता रहा था तीसरा वाला। कुछ याद आ रहा है नंबर? क्या ऐसे 5 तक कैलकुलेट कर सकते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अपने नोटबुक में 5 तक ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके E1 E2 E3 E4 E5 तक कैलकुलेट करेंगे जल्दी से। हाँ, अभी करना है आपको। ये फॉर्मूला है, पहले 1 पुट करो, आंसर निकालो, वो निकाल चुका मैं, बता चुका अभी। 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, फिर 4 पुट करेंगे, फिर 5 पुट करेंगे। 5 तक करना है, कहते कितने तक, 5 तक कर करके डिवाइड करके आंसर बताना। वही तो आ रहा है, भूल गए क्या? पहला आएगा -13.6, दूसरा आएगा 3.4, -3.4, तीसरा आएगा -1.51, चौथा आपका आएगा 0.85, समझ आ रहा है? पांचवा आपका आएगा 0.54। करिए। पलक तक चल साथ मेरे। बहारों की छत हो। हो गया? पहला वाला कितना आया? -13.6, दूसरा, तीसरा, चौथा, बराबर, पांचवा, खत्म। आ गया? यही आंसर है सबका? सॉल्व करने की जरूरत है? आ जाएगा सबको? चलो। अच्छा, ऐसे ही आप जूल वाला भी सॉल्व कर सकते हैं, पांचों निकाल सकते हैं। हाँ, इन्होंने यहां पर ना कौन सा वाला निकाला हुआ है, E2 निकाला हुआ है, और ये क्या निकाला हुआ है, E1 निकाला हुआ है। कौन सा वाला सॉल्व करके? जूल वाला है। ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला कर दिया। तो जो बोलेगा वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेना आपको। हाँ, अच्छा, डी पॉइंट यहां दिया है, ABC हो गया ना, डी पॉइंट इधर दिया हुआ। अच्छा, ये क्या कहना चाह रहा है, ये न्यूमेरिकल देख सकते हो, मैंने न्यूमेरिकल करवाया तुम लोग को लाइन वाइज, एक भी नहीं कराया ना? हाँ, तो फिर एक साथ ही करते हैं, तो पीछे जाके मतलब नहीं, एक साथ ही करते हैं।
पहाड़ों की छत हो। अच्छा आप सुनो बच्चों, मैं यहां पर आपको एक पॉइंट बताने जा रहा हूं। अभी ऊपर वाला जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको, दैट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन, लेकिन जो बोर की थियरी थी, समझ आ रहा है, ये हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए भी अप्लीकेबल थी। किसके लिए अप्लीकेबल थी? अब इसका क्या मतलब होता है, हाइड्रोजन लाइक स्पीशी का क्या मतलब है? अच्छा पहले ये समझो कि हाइड्रोजन को समझ पाते हो कि नहीं आप? हाइड्रोजन मतलब इसका एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन। मतलब हाइड्रोजन बोले तो एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब हाइड्रोजन की तरह अगर कोई है तो उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। सोचो, बोलो। अब बोले सर हाइड्रोजन की तरह कौन हो सकता है? तो एटम तो कोई नहीं हो सकता, आयन हो सकता है। कैसे? सुनो, अगर मेरे पास एक हेलियम का एटम है, तो हेलियम का पहले एटम के बारे में सोचो, कैसे सोचते हो आप? इसके पास दो इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है ना, देने के बाद, दान करने के बाद पुण्य मिलता है ना, तो अगर ये हेलियम प्लस आयन है, एक प्लस, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने दान कर चुका है। इसको समझिए बात को। तो बचा क्या इसके पास? एक ही इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा मतलब ये हाइड्रोजन की तरह हो गया। समझ आ रही बात? ओके। तो आपके जो बोर थियरी है, इट इज अप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। तो आपके जो फॉर्मूले वगैरह देख रहे हो, अब इसके अंदर देखो, मैं पहले फॉर्मूला सिर्फ इतना लिख रहा था, डिवाइड में एन स्क्वायर, देखो अभी ये भी आ गया, जेड वाला टर्म भी आ गया, क्योंकि हाइड्रोजन होगा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला बन जाता था पुराना वाला। लेकिन अगर कोई हेलियम आ गया, हेलियम प्लस आयन, कौन सा आयन? हेलियम प्लस आयन किसकी तरह है? हाइड्रोजन की तरह है, ठीक है। तो अब Z की जगह मुझे कितना पुट करना पड़ेगा? हेलियम का Z कितना होता है? 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला कब आएगा? हाइड्रोजन लाइक स्पीशी के लिए। हाइड्रोजन के लिए आप डायरेक्टली हाइड्रोजन के लिए भी लगा सकते हो ये, लेकिन उसके लिए Z की जगह 1 रखोगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा जो पुराना लिखा है मैंने? -2.18 10⁻⁻⁰ डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो सिर्फ ये बच रहा है, ये वाले की कहानी क्यों खत्म हो जाती है वहां पर? हाइड्रोजन के लिए 1 पुट कर दो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो नहीं भी लिखोगे तो अब ये वाला फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला है जो हाइड्रोजन के लिए भी अप्लीकेबल है और हाइड्रोजन लाइक स्पीशी के लिए भी अप्लीकेबल। अच्छा, किसके लिए अप्लीकेबल नहीं है? जो हाइड्रोजन की तरह ना हो। अगर मैं आपसे ये बोलूं, क्या ये हेलियम प्लस प्लस के लिए अप्लीकेबल है? हाइड्रोजन लाइक नहीं होगा, क्यों बताओ? दो दान कर दिया, दो ही थे इलेक्ट्रॉन, दो दान कर दिया, तो हाइड्रोजन की तरह कहां हुआ फिर? एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अच्छा, अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि लिथियम +2, क्यों? सोचो। ओके, लिथियम के लास्ट शेल में ना बच्चों, पहले में 2 होता है, दूसरे में, तो अगर ये भी दे दिया और ये भी दे दिया, तो ये एक बचेगा अंदर वाला, हाइड्रोजन लाइक हो गया। अगर बच्चों मैं सिर्फ +1 लिखता हूं, क्या ये इसकी एप्लीकेबल होगा? इसके लिए नहीं एप्लीकेबल होगा, 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे उसके, हेलियम की तरह हो जाएगा वो, तो उसके लिए सिर्फ एप्लीकेबल नहीं। अच्छा, ऐसे ही बेरिलियम +3 के लिए एप्लीकेबल होगा क्या? क्यों? बेरिलियम के पास 4 होता है, 3 दान कर दिया, एक बचा, खत्म हो गया बात। आई होप समझ में आ रहा है। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूं यहां पर, और आर का ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूले में आप ना ऐसे लिख लो बच्चों इसको, A0 n² पहले आर एन का फॉर्मूला क्या दिया था मैंने, बताओ? सिर्फ A0 n²। तो इसमें Z होता है लेकिन अपॉन में होता है, Z² नहीं होता, सिर्फ Z होता है। अरे वो फॉर्मूले में वैसे डिराइव होता है, इस फॉर्मूले में Z² ऊपर आता है और इसमें किधर आता है? नीचे आता है, क्योंकि हमने डेरिवेशन किया नहीं है, तो अपने को वो आइडिया नहीं रहेगा। नहीं आ रही बात समझ में कि कैसे आ रहा है? अब ये फॉर्मूला जब डिराइव करते हो Z नीचे ही आता है। अब इस फॉर्मूले को याद रखो, ये वाला। अब आगे मैंने आपको हाइड्रोजन के लिए Rn का क्या फॉर्मूला बताया है और En का क्या फॉर्मूला बताया? Rn का फॉर्मूला मैंने आपको बताया A0 n²,
उधर पे जेड की बात नहीं हो रही थी, ठीक है। और ई एन का फॉर्मूला क्या बताया था, जूल वाला बता दो, -2.18 10⁻⁻18 अपॉन एन स्क्वायर। वहां पर भी जेड नहीं बता रहा था। क्यों नहीं बता रहा था, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए जेड 1 होता है। अब आप लोग एक जनरल फॉर्मूला याद रखोगे जो सबके लिए, हाइड्रोजन लाइक स्पीशी और हाइड्रोजन दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, तो वो ये फॉर्मूला है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो आप -13.6 जेड स्क्वायर बाय, अच्छा एक और फॉर्मूला चाहिए तो लिख लो यहां पर, 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये कहानी चल रही है बच्चों, ईवी लिख देना। क्या लिख देना? ईवी यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल है, लेकिन एक और जो कॉमन यूनिट यहां पर इस्तेमाल करते हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या किसको रीड कर रहे हैं समझो, मैं अभी कन्वर्जन भी दे देता हूं इसका, 12th में अपने को काम आएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में करना है, जूल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट करना है, तो क्या कन्वर्जन फैक्टर है, ठीक है। इसको भी समझा देता हूं, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आ गया आपको। ये देखो यहां क्या लिखा हुआ है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, हेलियम प्लस आयन, लिथियम 2+ मतलब 2 बार प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, बेरिलियम 3+, समझ आ रहा है ना? हाँ, तो इस तरीके से बोर थियरी कैन बी अप्लाइड टू हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, बोर थियरी कैन बी अप्लाइड टू हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, ठीक है, उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ। अच्छा लास्ट, अच्छा इलेक्ट्रॉन ना कितनी, जब वो गोल घूम रहा है ना ऐसे, तो उसकी वहां पर लीनियर वेलोसिटी भी होती है, वी, वी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? वी। तो वी के लिए फॉर्मूला दिया है इन्होंने, नहीं दिया कोई बात नहीं, नहीं दिया तो नहीं लिखने का। वैसे 2.18 10⁻⁶ है। इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन, नहीं सॉरी, पोस्टुलेट था ना वो, ये velocity can also be calculated from Bohr theory. Qualitatively, it is found that magnitude of velocity of an electron increase with increase of z and decrease with increase in principal quantum number. अच्छा यहां पर ना मैं आपको कुछ रिलेशन दे रहा हूं, वो आपको लिख के रखना है। ये रिलेशन लिख के रखो, इस पे एमसीक्यू सवाल आता है। सुनो, व्हाट इज आर एन, व्हाट इज आर एन, पढ़ेंगे क्या इसको बताओ। आर कौन है? रेडियस है। एन आपको पता है ऑर्बिट है, तो एनथ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट, वेरी गुड। क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट। समझा क्या रीड किया मैंने? व्हाट इज आर एन? एनथ ऑर्बिट का रेडियस है, रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट ये। अच्छा एन कौन है पता है? एन का अगर मैं क्वांटम नंबर में बात करूं तो ये सबसे बड़ा क्वांटम नंबर है ना, तो एन का नाम क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है? तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलेंगे? इसको चाहे तो आप वर्ड्स में लिख लो, यहां पर ये सब एमसीक्यू में पूछता है। रेडियस ऑफ nth orbit is directly proportional to स्क्वायर ऑफ, बोलना जरूरी है हाँ, स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल
क्वांटम नंबर। ये वाला कौन बताएगा? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सही है, एमसीक्यू में ऐसा पूछा जाता है। क्या क्या है क्वांटम का स्पेलिंग? तो यूए तो लिखा हुआ है उधर पे। अबे TOM है रे उधर, तू रहने दे, तू रहने दे। EN कौन है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। एक्चुअल में एनर्जी इलेक्ट्रॉन का होता है और nth ऑर्बिट में। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन देख गुर्दा बाहर नहीं आ जाए, इतना मुंह खोल के हंस रहा है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ठीक है। ये कैसे प्रोपोर्शनल है बच्चों? देखो उल्टा है ना, 1 में है। डायरेक्ट ऊपर रहता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, और अपॉन में रहता है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। अरे देखना आप, फॉर्मूला भूल गया? ऊपर ये इनका क्या था? -2.18 10⁻⁻⁸ डिवाइड में n स्क्वायर। तो इनवर्स रिलेशन है ना, तो आपको n के साथ डायरेक्ट ये रिलेशन बताना है, इनवर्स है कि डायरेक्ट है। किधर पे? लास्ट में, ठीक है। PQ नंबर लिख दिया अभी मैंने। स्क्वायर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलना जरूरी होगा लेकिन, हाँ। अच्छा इधर बताओ, वेलोसिटी किसका होगा? ऑर्बिट गोल घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंड, समझ गए? ये डायरेक्टली ऐसे हो जाएगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये लिख के रखो अच्छे से। वो था ना, वे जोहान था ना। तू ही था ना, अभी क्या बोल रहा था तू? तुम लोग देखो यहाँ पर, अगर ना अपने जबान नहीं संभालोगे ना, बहुत मारूंगा तुम लोग, हाँ बहुत मारूंगा, याद रखना। हाँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये PQ नंबर मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। ज्यादा हो गया टाइम। ये रिलेशन बता दो एक मरतबा।